हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 9 नवंबर। तो बने रहिए वीडियो साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है। ये यहाँ पे बता रहे हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप जी गुलेरिया। तो ये बोल रहे हैं कि आम लोगों तक जो वैक्सीन है वो 2022 तक ही मिल पाएगी उनको, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर चीज़ों को पहुंचाना, एक कोल्ड चेन विकसित करना, ये बहुत ही बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आम लोग हैं भारत के अंदर, उनको 2022 तक ही ये वैक्सीन मिल पाएगी। इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो ये यहाँ पे एक जिक्र किया है। तो आप भी अभी एहतियात बरतिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग इसको भूलते जा रहे हैं। कोविड-19 को लेकर के गंभीर नहीं है, तो प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा, क्योंकि बीमारी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ये। लेकिन लोग इसको, इनके जो प्रिकॉशंस है उनको भूलते जा रहे हैं। मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो इनको आप सभी जो भी व्यूअर्स हैं, आप ये सारे के सारे एहतियात बरतिए और अपने जो भी आसपास के लोगों उनको भी ये चीज़ें समझाने का प्रयास कीजिए। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नेपाल संबंधी न्यूज़ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नेपाल में बड़ी ओली की मुश्किलें, पार्टी टूट की कगार पर। तो यहाँ पे कुछ बातचीत हुई है। नेपाल के जो PM है, इनका नाम है KP शर्मा ओली। तो नाम याद रखिएगा, नेपाल के PM का नाम है KP शर्मा ओली। भारत के एक रॉ के चीफ हैं, उनके साथ इनकी कुछ बातचीत हुई है। तो इसको लेकर के ये कुछ यहाँ पे थोड़ी सी जो दिक्कत है इनकी पार्टी के अंदर, ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की मुश्किलें हो गई हैं इनके लिए, कि वो इनका विरोध कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, कि इस प्रकार से आपने उनसे बातचीत की है भारत के रॉ चीफ से। तो नेपाल की जो राजधानी है उसका नाम है काठमांडू। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत के कितने राज्य हैं जो कि नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उन राज्यों के नाम भी आप मेरे को लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है। ये बात की जा रही है, एक सांप है, दो मुहा सांप। ये रेगिस्तान में पाया जाता है राजस्थान के अंदर। इसको दो मुहा सांप बोलते हैं देसी भाषा में, या आमतौर पर इसे लोग दो मुहा के नाम से बोलते हैं इसे, क्योंकि इसकी जो पूंछ होती है वो भी एक इसके मुंह के समान दिखती है, इसलिए इसको दो मुहा बोल देते हैं। वैसे इसके दो मुंह होते नहीं है, रियलिटी ये है। तो इस सांप का जो एक इंग्लिश में जो नाम है, उसका नाम याद रखिएगा, रेड सैंड बोआ सांप। तो इसका नाम है रेड सैंड बोआ सांप। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर ही कहाँ पाया जाता है, तो वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान के मिलता है, रेगिस्तानी इलाके में। ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा खाया जाता है इस सांप को। तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो इसकी तस्करी होती है। तो इसके अस्तित्व इसका जो अस्तित्व है उस पर एक संकट है, उसको लेकर के बातचीत की जा रही है कि इसका जो अस्तित्व है विलुप्ति के कगार पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेड सैंड बोआ। पेज नंबर 5 में बात की जा रही है सोयाबीन के बारे में। तो सोयाबीन अच्छी खासी पैदावार हुई है इसकी, तो उसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में जो होता है वो होता है 12 जिले में। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पूछा गया एग्जाम में और पूछा भी जा सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन है उसका उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये पूछा गया है डायरेक्टली यही प्रश्न, कि भारत में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो ये मध्य प्रदेश में होता है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, यानी कि जहाँ पे पानी अच्छे से मिट्टी में नीचे चला जाए, ऐसी सॉइल होनी चाहिए। लोमी सॉइल इसके लिए उपयुक्त है, जो कि इसको ज़रूरत होती है अच्छी पैदावार करने के लिए। अब मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि सोयाबीन रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? कौन सी फसल है सोयाबीन? और क्या इसे राजस्थान में, यहाँ बताया पीला सोना, राजस्थान में इसे पीला सोना बोला जाता है क्या? सही बात है, राजस्थान में सोयाबीन की फसल को पीला सोना बोला जाता है क्या? ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों चीज़ मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में आप। पेज नंबर 6 पे न्यूज़ आई है, इसरो संबंधी न्यूज़ है यहाँ पे ये। तो ये इसरो के K-Sivan है, ये नाम याद रख लीजिएगा, जो कि अभी इसके हेड हैं इसरो के। तो नाम कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स, और जो अभी इन्होंने PSL भी लॉन्च किया है 49, आपको मैं बता चुका था, EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये शनिवार को जो लॉन्च किया सफलतापूर्वक इन्होंने, तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ और चर्चाएं। तो इसरो को लेकर के हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसरो का गठन कैसे हुआ है। तो एक कमेटी बनाई गई थी, समिति था, इसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका नाम था इनकोस्पार। ये पूछा गया एग्जाम में कई बार। तो 1962 में इसका गठन किया गया था। ये स्पेस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए समिति बनाई गई थी, और इसका जो अध्यक्ष, इसका हेड बनाया गया था विक्रम साराभाई जी को, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद
मतलब कि जो फॉर्मली हम बोलेंगे कि अगर पूछा जाता है प्रश्न कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना होती है 1969 के वर्ष में। इंपॉर्टेंट वर्ष है, 1969 के वर्ष में इसरो की स्थापना होती है। अब इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं जहाँ से कि इसरो के दो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं। पहला है इसमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह है तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर ये सेंटर। दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो है वो नेल्लौर आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों सेंटर याद रखिएगा आप। और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो है के सिवन। आप मेरे को ये बताइए कि इसरो के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा, आप मेरे को जो कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो तो एक शॉर्ट में एक इंडिकेट कीजिए मेरे को कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, क्योंकि मुझे पता नहीं लग पाता, इतने सारे आप शॉर्ट में मेरे को आंसर दे देते हैं। तो किस प्रश्न का आपने मुझे उत्तर दिया, तो शॉर्ट में आप डाल दीजिए बस, मेरे को उससे आइडिया लग जाएगा कि आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ये देखने के लिए कि आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है, जब डायरेक्टली आप आंसर कर देते हो कमेंट बॉक्स में। ये आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, तो थोड़ी सी इजी हो जाएंगी चीज़ें। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये देख लेते हैं, 7 पे न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये एक एडिटोरियल आया है जो कि यूएसए की बात कर रहे हैं। अभी यूएसए की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि न्यूली प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो उनके संबंध में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। देख लेते हैं इसके संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अब हम। तो यूएसए का संविधान दुनिया के अंदर सबसे पुराना संविधान है, जिसे कि 1787 में बना लिया गया था। बेहद ही खास है, दुनिया के अंदर सबसे पुराना संविधान है यूएसए का संविधान, और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का संविधान है। पहली तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें। अब यदि प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभावी कब हुआ, यानी कि संविधान इफेक्ट में कब आया, तो ये है 1789 का वर्ष है जब से कि यूएसए का संविधान इफेक्ट में आया। क्योंकि ये तो एक प्रकार से इसमें कुछ डेवलपमेंट किए बन गया था संविधान 1787 में, लेकिन इफेक्ट में आया 1789 में, यानी 1789 में। यूएसए के प्रथम जो प्रेसिडेंट थे यानी कि राष्ट्रपति, उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, जॉर्ज वॉशिंगटन इनका नाम है। अब यूएसए का जो संविधान है, जैसे कि भारत में संविधान बनाने का श्रेय, मतलब भारत के संविधान के जो पितामह बोले जाते हैं वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो वहाँ पर भी जिन्होंने संविधान को बनाने में योगदान दिया तो उनको बोला जाता है फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूएस में बोला जाता है फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनमें कुछ नाम है, आप नाम याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मेडिसन और थॉमस जेफरसन। तो ये तीनों ही नाम बेहद खास हैं। इन्होंने जो है यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाने में बेहद ही खास योगदान अपना दिया था। तो फाउंडिंग फादर्स बोला जाता है इनको यूएसए संविधान का, जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मेडिसन, थॉमस जेफरसन। पेज नंबर 8 बात की जा रही है, ये क्या बात की जा रही है, बेहद ही खास है कि डूंगरपुर का जो स्वच्छता मॉडल है उसको अब दिल्ली अपना रहा है, यानी कि देश की राजधानी डूंगरपुर के स्वच्छता मॉडल को अपना रही है। तो कोई ना कोई तो खास बात होगी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार, यानी कि ये करंट वर्ष है, डूंगरपुर को कौन सी रैंक मिली है स्वच्छता सर्वेक्षण में, स्टेट वाइज और सेंटर वाइज भी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली ने यहाँ के मॉडल को अपनाया है, तो कुछ ना कुछ खास होगा डूंगरपुर स्वच्छता मॉडल में। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की गई है कि गोल्ड जो है 50 सालों से मतलब कि इस प्रकार से बना हुआ है, सबसे सुरक्षित निवेश बना हुआ है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड एक ऐसा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको गोल्ड सबसे आसान तरीका लगता है कि चीज़ों को इन्वेस्ट करने का, कि वहाँ पे वो लोग खरीद के डाल देते हैं गोल्ड को कि ठीक है बाद में काम आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप एक आइडिया देखिए कि 1970 में प्रति 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम का मतलब होता है 1 तोला, ये भी आप याद रखिएगा। जब भी कोई बोलता है कि 1 तोला मेरे को सोना लेना है, ये जो अभी रेट भी चलती है ना, ये 1 तोले की रेट चलती है। कोई कभी बोला जाता है 50,000 हो गया, कभी 57,000 हो गया। तो 1 तोले की रेट होती है। 1 तोला का मतलब होता है 10 ग्राम, तो 1 तोला बराबर 10 ग्राम होता है। तो यहाँ पर आप रेट देखिए, 1 तोले की रेट 191 रुपये थी, महज 191 रुपये 1970 में। 1980 में 10 वर्ष बाद इसकी रेट हो जाती है 1700 रुपये। 1990 में 10 वर्ष बाद इसकी रेट हो जाती है 3400 रुपये, और फिर 2010 में इसकी रेट हो जाती है 18,500 रुपये, और 2020 में आप देखिए 10 वर्ष बाद इसकी रेट कहाँ चली गई, 57,000 रुपये। यानी कि कितनी ज़बरदस्त इसने ग्रोथ यहाँ पे मारी है कि 2020 में इसकी रेट 57,000 चली गई हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है लोगों, मतलब भारत एक तो सबसे ज़्यादा मतलब जो कंज्यूमर है दुनिया में, गोल्ड के जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है दुनिया में, वो भारत के अंदर ही है। बहुत ही पसंदीदा है गोल्ड भारत के लोगों के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो गोल्ड के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसको लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि अपनी रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूके के अंदर है, लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर
यूनाइटेड किंगडम के अंदर लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी सी जान लीजिए आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, स्पोर्ट्स संबंधी न्यूज़ है ये। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यूएई में IPL 20 चल रहे हैं, मेंस के और वुमेन्स के भी स्टार्ट हो गए हैं। तो महिला 20 चैलेंज है ये, जो कि यूएई में चल रहे हैं। अब आप देखिए, सुपरनोवाज एक टीम है जिसकी कैप्टन है हरमनप्रीत और ट्रेल ब्लेजर्स की कैपिटल है मंधाना। तो ये दोनों की यहाँ पे पिक्चर है, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार आपसे कि सुपरनोवाज टीम की कैप्टन कौन थी। तो इनका नाम है हरमनप्रीत, और इन दोनों के बारे में ये पूछा सकता है कि हरमनप्रीत और मंधाना का संबंध किस खेल से है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो एक टीम है इसकी कैप्टनसी कर रही है हरमनप्रीत और ट्रेल ब्लेजर्स कैप्टनसी कर रही है मंधाना। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इन दोनों की पिक्चर्स हैं ये। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो ये राइट टू रिकॉल लाने की बात चल रही है हरियाणा के अंदर। तो उसका विरोध कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पहले ये जो बिल है, इस प्रकार का जो एक्ट है, इस प्रकार कानून है, इसको आप सबसे पहले संसद और विधायिकी में लेके आइए, तब आप लोकल स्तर पर लाइए, यानी कि स्थानीय चुनाव में बाद में लाइए आप। अब क्या होता है राइट टू रिकॉल के तहत ये होता है, अभी तक ये जो राइट टू रिकॉल है कई सारे राज्यों में अभी है, इसको लेकर लॉ है। तो वहाँ पर, लेकिन ये स्थानीय स्तर पर है, लोकल जो बॉडीज होती हैं वहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपलिटी लेवल पर। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई जो हमने इलेक्ट करके भेजा हुआ पर्सन है वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसे राइट टू रिकॉल के तहत वहाँ से हटाया जा सकता है। ये है सिंपल टर्म में राइट टू रिकॉल, यानी कि उसे वापस बुला लेना, जिस पर कि हमने उसे चुनाव में उसको जिताया, मतलब उसको वोट दे करके जिताया है, तो उसको आप वापस वहाँ से हटा लीजिए राइट टू रिकॉल के तहत। राजस्थान में म्युनिसिपल स्तर पर, यानी कि म्युनिसिपलिटी स्तर पर, पंचायत स्तर पर नहीं, म्युनिसिपल स्तर पर इस प्रकार के कानून का प्रावधान है राइट टू रिकॉल का। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई सारे और राज्यों में भी है इसका प्रावधान, लेकिन राजस्थान में म्युनिसिपल स्तर पर, पंचायत स्तर पर नहीं है। तो वर्तमान में यह चर्चा का कारण बना हुआ हरियाणा के अंदर, वहाँ पर इसको लाने की बात चल रही है हरियाणा के अंदर राइट टू रिकॉल को। तो ये सारे के सारे विरोध कर रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कि पहले आप शीर्ष स्तर पर इसको लेके आइए, तब आप लोकल स्तर पर इसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। पेज नंबर 10 में वही बात, यूएसए का इलेक्शन, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इनका संबंध भारत से है। कल मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था, तो इनका संबंध चेन्नई से है। तो यहाँ ये इनका जो गांव है, इनके जो लोग हैं वो अभी खुशी मना रही हैं भारत के अंदर। ये देख सकते हैं कमला हैरिस की पिक्चर हुए, छोटा सा बच्चा है, ये आप देख सकते हैं। तो कमला के गांव में दिवाली जैसी खुशियां मन रही हैं इस बार, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है कि दुनिया वर्ल्ड लीडर जैसे बोलती है, ऐसी कंट्री, उस देश की उपराष्ट्रपति बन जाना, वो भी एक महिला, तो बहुत ही खास, बहुत ही अहम बन जाता है इस प्रकार की चीज़ें। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, कमला हैरिस के बारे में। तो देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि जापान में जो जापान के वहाँ पे क्राउन होते हैं एक, तो वहाँ पे क्राउन अभी वर्तमान में है नरूहितो जो क्राउन है, तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है कि इनके बाद कौन होगा। तो जापान के सिंहासन के वारिस बने क्राउन प्रिंस अकीशिनो को इन्होंने अभी क्या बना दिया, वारिस बना दिया है अपना नरूहितो ने। तो ये न्यूज़ है यहाँ पे। अब आप मेरे को ये बताइए कि वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये क्या बात की जा रही है कि अब जो हम पानी की बर्बादी अब तक करते आए हैं, जो हम ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं, यानी कि भूजल, यानी कि ज़मीन से हम पानी निकालते हैं, वो भी पेयजल पानी, पीने योग्य पानी, और उसकी यदि बर्बादी करते हैं तो एक दंडनीय अपराध होगा। ये किसने बोला है? ये है एक भूजल प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है। इसने ऐसा आदेश पारित कर दिया है कि फिजूल खर्चे नहीं होगी भूजल की। अब इसको लेकर के बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है इस बार। तो भूजल से जो प्राप्त होने वाला जो पीने योग्य पानी है, इसको लेकर के बर्बादी नहीं होगी, ये एक दंडनीय अपराध होगा। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है इसका नाम, जो मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, इसको बोलते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको 1970 में बनाया गया था, तो आप याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम के बारे में, क्योंकि चर्चा में इसका नाम। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये क्या बात की जा रही है कि जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। तो यदि खास हो जाता है इसके बारे में जानना कि जहाज रानी मंत्रालय का नाम अभी क्या कर दिया है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय सरकार ने जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल दिया है, इसका नया नाम कर दिया है अभी बंदरगाह, जहाज रानी एवं जल मंत्रालय। नाम याद रखिएगा आप, क्या कर दिया है, पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, तो वाटरवेज मिनिस्ट्री, तो इसका नाम कर दिया है। इसके मंत्री का नाम भी आप याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया इनके मंत्री का नाम है, जो कि इस मिनिस्ट्री के हेड हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाती हैं इस प्रकार की न्यूज़ें।
अब हम देख लेते हैं जो भी व्यक्ति जो भी आप व्यूअर्स हैं, आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो हिंदी की लोकोक्ति हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है, मैं कुछ खास यहाँ पे लेता हूँ 5। तो लोकोक्ति हम लोग कर रहे हैं, तो इस कड़ी में फिर से हम आज डिस्कस कर रहे हैं 5 लोकोक्तियाँ हैं यहाँ पे। तो पहली है इमली के पात पर दंड पेलना। इसका मतलब है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, यानी कि आपके पास संसाधन तो कम है लेकिन आपके प्रयास बहुत ही सटीक हैं, बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब आप इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि आप जरूर सफलता पा लेंगे, तो इसको बोलते हैं इमली के पात पर दंड पेलना। दूसरा है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। आपने सुना भी होगा कई बार लोगों को बोलते हुए, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, कि कभी ये इस प्रकार की जो लोकोक्ति है, इसका मतलब होता है स्थितियों का एकदम विपरीत परिवर्तन। यानी कि आज कुछ स्थिति है, हो सकता है कि 10-12 वर्ष बाद कुछ और ही स्थिति हो जाए, तो इसको कहते हैं हम कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। यानी कि एकदम से स्थितियां बदल जाती हैं, परिवर्तन हो जाता है उन स्थितियों में। जैसे कि कोई अमीर था और एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एकदम से अमीर बन जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सारी की सारी मतलब आपको इस तरह पता होना चाहिए कि मतलब कि चीज़ें अपोजिट हो जाने एक तरीके से, इतना आपको आइडिया होना चाहिए, इस लोकोक्ति का मतलब है। तीसरा है यहाँ पे काबुल में क्या गधे नहीं होते। तो ये एक लोकोक्ति है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अपवाद तो सभी जगह होते हैं, क्योंकि गधे तो होते ही हैं वहाँ पे काबुल में। तो इसका मतलब है अपवाद। अपवाद मतलब कहाँ नहीं होते, हर चीज़ में, हर जगह पे, हर एक स्टोरी में अपवाद होते हैं, सब जगह अपवाद, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। तो इसका मतलब है काबुल में क्या गधे नहीं होते। चौथा है खग जाने खग ही की भाषा। यानी कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, यानी कि जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी भली बात जानते हो कि वो क्या कब कैसे करते हैं। तो आप उनकी भाषा उनके इशारों से भी समझ जाते हैं। तो आप ये इसका मतलब है खग जाने खग ही की भाषा। दूसरे उनका मतलब नहीं समझ पाएंगे, जल्दी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके बारे में उनको पता नहीं होता है। पांचवा है अंतिम है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। इसका मतलब आप याद रखिएगा सिद्धांतहीन, जिसकी कोई सिद्धांत ही नहीं है, अवसरवादी व्यक्ति है। जब अवसर आया उस हिसाब से बदल जाता है व्यक्ति, केवल उसे अपने फायदे से मतलब होता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका बोलते हैं अवसरवादी व्यक्ति और सिद्धांतहीन व्यक्ति। इनका कोई सिद्धांत नहीं होता है। तो मुझे आशा है कि ये लोकोक्ति वाला सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और यदि वीडियो पूरा अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।